नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना दोनों देशों की सीमाएं जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती थी और दोनों देशों के बीच तिब्बत साम्राज्य स्थापित था, उसके बावजूद दोनों देशों की सीमाएं कैसे एक दूसरे को स्पर्श करने लगी और दोनों देशों के बीच किस तरीके से तनाव की स्थिति पैदा हुई, इसको जानने के लिए जानते हैं प्राचीन इतिहास। किस तरीके से चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर लिया और भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी इलाकों पे अपना कब्जा स्थापित करने की हर कोशिश की। ये बात है साल 625 की। उस समय ऐसा होता है, सारे साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, सभी कभी किसी पे आक्रमण कभी किसी पे आक्रमण। और भारत के उत्तर में होता है तिब्बत साम्राज्य। अभी जो लद्दाख का क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उस समय तिब्बत साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और तिब्बत के जो राजा होते हैं लेंगदर्मा, उनकी मृत्यु 842 ईस्वी में हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात वहाँ पे गृह युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध और बहुत सारे युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। इन युद्ध की स्थितियों को देखते हुए तनावपूर्ण स्थितियों में उनके जो परपोता यानी ग्रेट ग्रैंडसन नियमागांव अपने आप को तिब्बत साम्राज्य से अलग करने की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि युद्ध को यहीं रोक दो, इससे साम्राज्य को नुकसान होगा। मैं अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेके तिब्बत के पश्चिम की ओर यानी थोड़ा तिब्बत और थोड़ा लद्दाख का क्षेत्र, वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लूँगा, वहाँ रह लूँगा। इससे किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्तराधिकारी दावेदार में वह प्रमुख रूप से होते हैं। तो लगता है ठीक है, युद्ध रुक जाएगा। और उस समय जो भी राजा के और आसपास के जो मंत्री होते थे, वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए या अब उनका कोई अंदर से होता है कि इसको राजा बनाएंगे, तो इस तरीके से वो आपत्ति नहीं करते। और नियमागांव जो होता है वो तिब्बत के पश्चिम में जाके लद्दाख क्षेत्र के पास और आधा तिब्बत क्षेत्र के पास अपना एक साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसे नगारी साम्राज्य कहा जाता है। और इस साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वो आसपास के क्षेत्र में अपनी सेना टुकड़ियों के लिए जो भी सुविधाएं होती है उनको पूर्ति करने के लिए अपने आसपास के छोटे छोटे कबीलों और टुकड़ों से बात करके इस तरीके से अपना एक संपूर्ण साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसी साम्राज्य को आगे चलाने के लिए उनका बेटा जो उत्तराधिकारी बनता है लाचेन, वह इस साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ करता है और अपने पिता की तरह इस साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाता है और उस साम्राज्य को नाम देता है मर्यूल साम्राज्य। उसके काल में सारी सेना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और तिब्बत जो कि लद्दाख का और आधा तिब्बत का पश्चिमी हिस्सा होता है, इस साम्राज्य से तिब्बत में थोड़ा थोड़ा भय पैदा होता है, लेकिन सोचते हैं ठीक है कोई ना। उसके बाद जब इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा नामग्येल तिब्बत के इसी इलाके में मर्यूल साम्राज्य का राजा बनता है। वह इस क्षेत्र को लद्दाख साम्राज्य का नाम देता है और इसे और बड़ा करने के लिए तिब्बत साम्राज्य पे अटैक करता है। और उस अटैक के साथ और तिब्बत की ओर से 5th दलाई लामा के अंडर अटैक होता है। जब दोनों साम्राज्य की सेनाएं एक दूसरे से लड़ती है और दोनों का युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता है, दोनों को भारी नुकसान होता है। उसके पश्चात लद्दाख साम्राज्य भारत में उत्तर में उस समय मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। मुगल साम्राज्य से मदद मांगी जाती है और युद्ध को रोका जाता है। इसके तहत सन 1684 में तिब्बत और लद्दाख के बीच पहली बार एक ट्रीटी ऑफ टिंगमास्गेंग एक समझौता होता है, जो कि अपने इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि कोई समझौता होता है, और वो भी तिब्बत और लद्दाख के बीच में। इस समझौते के तहत दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की सीमा में नहीं आएंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस समझौते के तहत दोनों में शांतिपूर्ण स्थितियां पैदा होती है। लेकिन इस समय लद्दाख का काफ़ी इलाका तिब्बत के अंदर चला जाता है। जो एक्चुअल लद्दाख नहीं, जिसको ये लद्दाख साम्राज्य बोला जाता है, वो इलाका वो तिब्बत का ही एक पश्चिमी भाग होता है। अब इस समय क्या होता है कि 1720 के आसपास चाइना में चिंग साम्राज्य, जो कि अपनी सैनिकों को तिब्बत साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। तिब्बत में दलाई लामा होते हैं और वो उस समय वहाँ पे करते हैं ये है कि वहाँ के जो शासक या जो रूल चला रहे हैं उनको, डजुंगर को वहाँ से हटा देते हैं और अपने दलाई लामा को वहाँ का शासक बना देते हैं, राजा बना देते हैं। वो वहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है। इस तरीके से इनडायरेक्टली युद्ध नहीं होता है और युद्ध की स्थितियाँ होती है, पैदा होती है, और वहाँ का जो शासन चला रहे थे उनको हटा दिया जाता है और अपने 7th दलाई लामा को वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद सन 1819 में सिख साम्राज्य
जम्मू कश्मीर के पास डोगरा साम्राज्य पे हमला कर देता है और डोगरा साम्राज्य के महाराजा गुलाब सिंह को अपने अधिग्रहण में ले लेता है। और डोगरा और सिख साम्राज्य दोनों मिलके वहाँ पे शासन स्थापित करना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलके 1842 में लद्दाख से आगे ट्रेड रूट के लिए, व्यापार के लिए आगे की ओर आक्रमण करते हैं तिब्बत वाले क्षेत्र के पास। लेकिन इस युद्ध में दोनों को विजय का कोई आसार नहीं दिखता और इसके तहत 17 सितंबर 1842 को युद्ध को विराम दिया जाता है और दोनों देशों के बीच, लद्दाख और तिब्बत के बीच एक समझौता होता है, ट्रीटी ऑफ चुशुल। ट्रीटी ऑफ चुशुल में पहली बार डायरेक्टली चाइना सम्मिलित होता है। चाइना भी इस समझौते में साइन करता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि जो लद्दाख की पहले सीमाएं थी वही सीमाएं लद्दाख की है, उससे आगे तिब्बत है। इस समझौते के लिए महाराजा गुलाब सिंह, एम्परर ऑफ चाइना और तिब्बत के धर्मगुरु लामा उपस्थित होते हैं और साइन करते हैं और कुछ इलाका फ्रंट लाइन माना जाता है। पहली बार ही ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि दोनों देशों के बीच एक क्षेत्र होगा फ्रंट लाइन, यानी थोड़ा सा इलाका रखेंगे जिससे एक दूसरे की सीमा पे तनाव स्थिति ना हो। और इसी समय धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व बढ़ता जाता है और अंग्रेज 1845 में जो लद्दाख वाला इलाका है उसको अपने कब्जे में पाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज और रशिया के बीच टशन होता है, द ग्रेट गेम वॉर चल रही होती है, वार्तालाप से चल रही होती है, हथियारों से नहीं, एक दूसरे के वर्चस्व की। तो जो ब्रिटिशर होते हैं वो इस सिख डोगरा साम्राज्य पे युद्ध की घोषणा करते हैं और युद्ध होता है। उसके अंदर ये दोनों सिख और डोगरा साम्राज्य महाराजा गुलाब सिंह हार जाते हैं और अंग्रेजों के अंडर आ जाता है। जम्मू कश्मीर वाला इलाका, इधर पंजाब, हरियाणा, उस समय पाकिस्तान भी पास में था तो लाहौर वाला इलाका। लेकिन अंग्रेजों को ओनली लद्दाख चाहिए होता है, क्योंकि लद्दाख की जो सीमाएं हैं, लद्दाख से आगे जो सीमाएं, रशिया का इन्फ्लुएंस ना हो, रशिया उसको कहीं अभी अपने आधिपत्य में ना ले। इस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर को 75 लाख में अंग्रेजों से खरीद लेते हैं और अपना साम्राज्य फिर से स्थापित करते हैं और लद्दाख को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वहाँ पे वो स्थितियों को एनालिसिस करते हैं और पहाड़ों को, सीमा को सुरक्षित करते हैं। लेकिन 10 सालों तक वो धीरे प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, क्लाइमेट है, वो उस समय में इस तेज़ी से काम करने के लिए परिपूर्ण नहीं होती। उसको मद्देनजर रखते हुए 1845 में कुछ ग्राउंड पे काम करते हैं ब्रिटिशर्स। वो ये करते हैं कि वहाँ की सीमा बनाने के लिए भारत का जो उत्तरी इलाका है वो डिसाइड करते हैं कि हम इनकी एक सीमा बनाएंगे हर, और आसपास के देशों को भेजेंगे कि ये भारत की सीमा है। उस सीमा के लिए वो W.H. जॉनसन को, ट्रिग्रामेंट्री ऑफ इंडिया सर्वे को, एक कार्यालय स्थापित करते हैं और उसमें W.H. जॉनसन को अधिकारी के रूप में कार्य देते हैं कि भारत की उत्तरी और पूर्वी सब सीमाओं को सुनियोजित किया जाए। वो इस कार्य को कर रहे होते हैं और वो अपनी जब सीमाएं बनाते हैं, जॉनसन लाइन प्रस्तावित करते हैं, वो चाइना और तिब्बत को अपने दस्तावेज भेजते हैं, लेकिन चाइना की ओर से कोई जवाब नहीं आता और तिब्बत की ओर से भी कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद में ईयर 1890 में वो सिक्किम के आसपास का जो क्षेत्र है, नेपाल, उससे भी लाइन बनाने के लिए प्रस्तावित करते हैं और उस समय चाइना को बुलाते हैं। चाइना के अधिकारी आते हैं और इस समझौते के लिए वो राजी हो जाते हैं कि ये लाइन सही है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी बनाते हैं, उससे भी वो एग्री करते हैं। लेकिन जो लद्दाख का क्षेत्र है उसको उस समय चाइना पहली बार डिनाई करता है कि ये नहीं है, इसको हम नहीं मानते, और टाइम कंज्यूम करता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सीमाएं प्रस्तावित होती है, ऐसे करते करते 1899 में अंग्रेजों की स्थिति ये होती है कि अंग्रेज चाइना से किसी भी तरीके से कोई भी युद्ध, कोई भी संघर्ष नहीं चाहते। अगर चाइना से युद्ध करेंगे, चाइना रशिया से मिलेगा और रशिया से मिलके जो ब्रिटिशर भारत है उस पर आधिपत्य करेंगे या हमें नुकसान होगा, इस कूटनीति से वो उस समय शांति चाहते हैं। और उस शांति के तहत वह एक बार फिर से जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन बनाते हैं। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो जॉनसन लाइन बनाई जाती है उसके दस्तावेज चाइना में भेजे जाते हैं और चाइना इसे
डिसएग्री करता है, उसके तहत ब्रिटिशर्स एक सोचते हैं कि क्यों ना इस लाइन को रिवाइज किया जाए। इसके तहत मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन बनाई जाती है, जो कि वर्तमान एलएसी से थोड़ा आगे होती है, मतलब अक्साई चीन की ओर, थोड़ा भारत से और भारत के क्षेत्र में थोड़ा इलाका भारत के पास होता है। उस लाइन के लिए तिब्बत और चाइना से कोई जवाब नहीं आता। ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि चाइना को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, थोड़ा दोनों के बीच में एक कड़ी बनी रहे, क्योंकि चाइना उस समय खुद इतना स्ट्रोंग नहीं था, लेकिन बार बार ब्रिटिशर्स को ये भय होता था कि चाइना कहीं रशिया से हाथ ना मिला ले। इस चक्कर में वो उस लाइन को रिवाइज करते हैं। उस लाइन को रिवाइज के बाद में भी चाइना की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके तहत ब्रिटिशर्स चाइना को 1914 में भारत में शिमला में एक समझौते के लिए बुलाते हैं, वार्तालाप के लिए बुलाते हैं। उस वार्तालाप में तीनों देश सम्मिलित होते हैं और उनके बड़े मंत्री आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो दोनों देशों के बीच तिब्बत का इतना बड़ा क्षेत्र है, उसे आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि तिब्बत का जो क्षेत्र है उस पर चाइना इनडायरेक्टली ही अपना शासन स्थापित किए हुए है, जो कि लीगल नहीं था। ये चाइना को भी पता था और चाइना को लग रहा था कि कहीं तिब्बत एग्री ना हो जाए, लेकिन तिब्बत का उस समय कोई जवाब नहीं आया और अंग्रेजों की नीति थी कि इस क्षेत्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक आउटर तिब्बत और एक इनर तिब्बत। इनर तिब्बत को आप रख लीजिए, जिसकी सीमा चाइना से लगती है। आउटर तिब्बत को आप धर्मगुरु ये दलाई लामा को वहाँ का राजा बना के उसको दे दीजिए, ताकि दोनों देशों के बीच, भारत और तिब्बत के बीच में एक एरिया खाली हो जाए और फ्रंट लाइन इलाका छोड़ा जाए, दोनों देशों की सीमाओं के बीच विवाद ना हो। और ब्रिटिशर्स की ये नीति होती है कि किसी भी तरीके से चाइना की सीमा भारत से ना लगे, ताकि भारत को किसी तरीके से खतरा ना हो, क्योंकि उस समय उन्हीं का शासन होता है, तो वो इसके लिए कार्य पे तत्पर रहते हैं। और धीरे धीरे इस तरह की प्रतिक्रिया चलती रहती है और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। वो जो जॉनसन लाइन बनाई हुई होती है उसी को मानते हैं और अपना नक्शा प्रस्तावित करते हैं, ये भारत का नक्शा है। लेकिन चाइना उस समय अपने ही अंदर जो गृह युद्ध चल रहे थे उनमें बिजी थे और चाइना में उस समय 1949 में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग और केएमपी के बीच युद्ध होता है और माओ जेडोंग विजयी होते हैं और जो पुरानी चाइना के जो शासक थे, राजा थे, उन सबको ताइवान जाना पड़ता है और चाइना में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना डिसाइड किया जाता है। ये नया चाइना है, ये नया देश है और जो भी पहले समझौते हुए हैं वो उसको नहीं मानता। और इस तरीके से भारत और चाइना के बीच में जो सीमाएं बनाई गई थी, जो जॉनसन लाइन थी, उनको भी माओ जेडोंग ने मानने से मना कर दिया। और 1950 के आसपास माओ जेडोंग तिब्बत पे आक्रमण कर देते हैं और तिब्बत की ऐसी परिस्थितियां कर देते हैं और तिब्बत पे अपनी विजय साबित करते हैं कि तिब्बत हमने जीता है। और वहाँ के जो धर्मगुरु है उनको वहाँ से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ती है और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको शरण देते हैं, जो कि हिमाचल में धर्मशाला में अभी तक रह रहे हैं। इसको लेकर चाइना और तिब्बत के बीच एक टशन शुरू हो जाती है। उसके बाद माओ जेडोंग सामने ही सामने इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि भारत और चाइना दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि माओ जेडोंग अपने आप को उस समय स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, वो हर देश से अपना संपर्क बना रहे होते हैं और उसकी रणनीतियाँ ये निकलती है कि माओ जेडोंग अपने आसपास के क्षेत्रों को धीरे धीरे कब्जे में लेना शुरू करते हैं। उसी का परिणाम होता है 1962 में जब युद्ध होता है और इस तरीके से भारत और चाइना के बीच हमेशा से एक विवाद की स्थिति रही है और इस विवाद का कारण मैंने आपको बताया है। आप मेरे चैनल पे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।